श्रीलंका, इस नाम से ही नारियल के पेड़, दूर दूर तक फैले हुए चमकीले रेतीले तट और आनंद किल्लोल की सहज कल्पना से चेहरा खिल उठता है। लेकिन ठहरिए, एक बड़ी बूंद सरीखी ये ऐतिहासिक द्वीपीय भूआकृति, जिसे देखते ही हम भारतीयों के मन में एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक चित्र उभरता है। हम एक भावनात्मक प्रवाह में बहने लगते हैं। आज ये भूआकृति जैसे किसी ढलकते हुए आंसू में बदल गई है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ढह गई है। परिस्थिति बदलने पर परिदृश्य के अर्थ ही अलग हो जाते हैं, बातें बदल जाती हैं। लहरें आज मानो चट्टानों पर सिर पटक रही हैं। अपने काम में लगे रहने वाले लोग आज तख्तियां लेकर सड़कों पर, मैदानों में बाहर निकल आए हैं। अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ होती है और आज श्रीलंका में चोट इसी रीढ़ पर है। युवा वर्ग भन्नाया हुआ है। मुट्ठियां भींचे हुए वो राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे से त्यागपत्र मांग रहा है। कोरोना ने श्रीलंका के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग को झकझोर कर हिला के रख दिया। मगर असली चोट उस दूसरे चीनी वायरस से पहुंची जो चांदी के सिक्कों की शक्ल में था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रैगन के उस सस्ते कर्ज जाल की जिसने कई देशों के भविष्य पर फंदा डाल दिया। बात श्रीलंका की है, लेकिन भारत के लिए इस बात के गहरे अर्थ हैं। मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स या श्रीलंका, ये खाली छिटके हुए द्वीप नहीं है। अगर भू रणनीतिक दृष्टि से कहा जाए तो ये भारत के लिए सुरक्षा के पहरेदार हैं, एक कवच। सांस्कृतिक रूप से कहा जाए तो हमारी शांति, समृद्धि, उसके ये साझीदार हैं। इस क्षेत्र में इन सारे देशों के सामंजस्य को समझे बिना किसी एक देश के तौर पर देखना या अलग अलग देखना, ये ठीक नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना संबंध है। दोनों पक्षों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई सहयोग की विरासत का निर्माण किया है। और पीछे जाइए, श्रीलंका भारत संबंधों का उल्लेख आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा। लेकिन चीन ने स्वार्थ के चलते इस क्षेत्र के समीकरणों को गड़बड़ा दिया है। पूरी दुनिया इसे मान रही है, खासतौर से श्रीलंका से लगा हुआ समुद्री रास्ता जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस रास्ते से चीनी माल की आपूर्ति दुनिया में और तेल की आपूर्ति चीन को इसी रास्ते से होती है। जिस तरह से शरीर में जगलर बीन होती है, चीन ने इसे अपनी मुट्ठी में लेने के लिए वहाँ पैसों की बरसात कर दी है। विशेषकर 2012 के बाद अगले 6 साल में चीन ने जो छलांग लगाई इस क्षेत्र में, उस छलांग की धमक शायद ये छोटा सा देश श्रीलंका सह नहीं सका। मालदीव की राजधानी उसको देखिए, माले में 2012 तक दूतावास तक नहीं था, लेकिन अगले 6 साल में ही चीन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और पैसा लुटाते हुए पूरे परिदृश्य पर छा जाता है। इसी पैसे के बूते म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका, चीन एक शक्ति की तरह खड़ा हो जाता है। ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं है, मगर उनकी राजनीतिक शक्ति में एक लालच पैदा करती है, एक उछाल पैदा करती है, अर्थव्यवस्था में जकड़न पैदा करती है और सामाजिक व्यवस्थाओं में सिहरन पैदा करती है। फिर से श्रीलंका पर लौटें। राष्ट्रपति बनने के बाद गोताबाया ने कुछ हालिया गलतियां की हैं जिन्हें माना जा रहा है। इन गलतियों में क्या है? टैक्स कटौती है या जैविक खेती जो निर्यात की जान थी। जैविक खेती में भी चाय और चावल जैसी सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं, एकाएक जैविक खेती करने का फैसला लिया गया कि हम पूरी तरह से जैविक खेती करेंगे। लेकिन श्रीलंका पर असल चोट दूसरी चीज़ों से अलग थी। वो है कोरोना, जिसने देश के सबसे बड़े क्षेत्र पर्यटन को ही चौपट कर दिया। एक तरफ खेती मारी गई, दूसरी तरफ पर्यटन। दूसरी एक और चोट थी विकास परियोजनाओं के नाम पर जो सस्ता कर्ज का जाल था, जिसमें फंस के श्रीलंका एक मछली की तरह तड़पने लगा। विश्व बैंक के सुशासन संकेतक 2007 के अनुसार यदि राजनीतिक अस्थिरता को छोड़ दें तो बाकी दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में श्रीलंका की स्थिति सबसे अच्छी थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1983 से 2009 तक श्रीलंका गृह युद्ध में उलझा रहा, फिर भी उसकी जीडीपी में 5% की औसत वृद्धि बनी रही। 2012 तक जीडीपी वृद्धि दर 8-9% के उच्च स्तर पर थी। इस विकास गति को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार ने बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, बंदरगाह वगैरह वगैरह पर निवेश की योजना बनाई और अपने जीडीपी का 17%, करीब 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इतना भारी भरकम कर्ज ले लिया। इसमें श्रीलंका फंस के रह गया।
आज श्रीलंका में मुद्रास्फीति लगभग 19% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार $2 बिलियन से भी कम बचा है। खुद सरकार ने देश को दिवालिया घोषित कर दिया और कहा है हम विदेशी कर्ज का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल श्रीलंका के सामने कोलंबो सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर एक जाल बिछाया गया। सपने दिखाए गए कि इस परियोजना के पूरे होते ही श्रीलंका बड़ा मालामाल हो जाएगा। दरअसल ये बहुत महंगी परियोजना है और चीन के BRI का एक हिस्सा भी है। $1.4 बिलियन की लागत से बनने वाली इस परियोजना को 2041 में पूरा करने की योजना है। श्रीलंका में ये चीन का सबसे बड़ा निवेश है, परंतु योजना पूरी होने तक श्रीलंका बच भी पाएगा क्या? इतनी बड़ी परियोजना आखिर कैसे टिकाऊ रह पाएगी? उसका राजस्व मॉडल कैसे होगा? श्रीलंका ने ये सोचा नहीं और यहीं पर फंस कर रह गया, जबकि चीन इसी नुक्ते पर नजरें गड़ाए बैठा था। इसलिए ये कहना भी जरूरी है कि परियोजना जितनी बड़ी है उसे साधने के साथ कमाई की संभावना भी नहीं दिख रही। श्रीलंका के तत्कालीन नेतृत्व में कुछ ऐसे लोग थे जो चीनी पक्ष में झुके रहे, इसलिए देश का अस्तित्व ही दांव पर लगा दिया। कुछ लोगों को लगा कि वो भारत और चीन दोनों से एक साथ लाभ कमाएंगे, मगर मुनाफे के चक्कर में उन्होंने देश का भविष्य दांव पर लगा दिया। श्रीलंका ने 99 साल के पट्टे पर 116 हेक्टेयर जमीन चीन को दे दी। एक छोटे से देश के लिए इतनी बड़ी परियोजनाएं, इतना लंबा कालखंड, इतनी लंबी कालावधि और इतनी ज़्यादा ज़मीन, ये श्रीलंका के अस्तित्व पर मर्मांतक प्रहार है। ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये छिटकी हुई भूआकृतियाँ सिर्फ नहीं है, इसमें संस्कृति सांस लेती है। एशिया को अगर जीवंत संस्कृतियों का पालना कहा गया है तो भारत उसके केंद्र में है। धड़कता हुआ भारत इन सब जगह है। ये जो संबंध रहे हैं वो सामंजस्य के हैं, संस्कृति के हैं, इतिहास के हैं। इनमें जकड़न नहीं है, इनमें फंदा नहीं है। इसलिए इन देशों को भी समझना पड़ेगा कि हम फौरी लाभ के लिए अपनी पीढ़ियों को कर्ज के कुएं में धकेल नहीं सकते। श्रीलंका के लिए ये वक्त सोचने का है और भारत के लिए भी, क्योंकि एक दोस्त आज दिक्कत में है।